बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त किन किन बातों का ख्याल किया जाए और इकरारनामा मुआहदा बै जो है, जिसको हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, उसको तहरीर करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखा जाए। जब भी हमें किसी भी प्रॉपर्टी ख़रीदने की ज़रूरत महसूस होती है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि लोकल जितने भी हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या हम उनके थ्रू डील करने की कोशिश करते हैं, या किसी भी रिश्तेदार के थ्रू या किसी दोस्त के थ्रू हम डील करने की कोशिश करते हैं और उसी की ज़ुबान पे मुकम्मल तौर पे एतमाद करते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे उन भाइयों को जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं या जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनको भी प्रॉपर्टी की किसी स्पेसिफिकेशन का पता नहीं होता, उस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स का पता नहीं होता, उस प्रॉपर्टी की असल हक़ाइक़ का पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम एग्रीमेंट करके रकम जो है वहाँ पे फंसा लेते हैं और फिर बाद में हम कोर्ट और अदालतों के चक्कर लगाते फिरते हैं। व्यूअर, जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदें, आप सबसे पहले ये देखें कि उस प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आइदर वो प्रॉपर्टी किस डिपार्टमेंट में उसका रिकॉर्ड पड़ा है। मिसाल के तौर पे जो अक्सर शहरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनका टोटल रिकॉर्ड जो होता है वो रजिस्ट्रेशन ब्रांच में, जिसको हम कहते हैं कि ये सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है, वहाँ की जो भी रिकॉर्ड रूम होता है वहाँ पे मौजूद होता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास होता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका जो रिकॉर्ड होता है वो पटवारी के पास होता है, जो हल्का पटवारी है, यानी कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड उसको कहते हैं। जब भी आपके पास मिसाल के तौर पे आप किसी भी जगह पे आपको कोई प्लॉट पसंद आ गया और आप उसको ख़रीदना चाहते हैं, जब आप उस प्लॉट की बात करते हैं और वो जब भी उसके मालिक तक आपकी रसाई होती है, तो आप उसके मालिक के साथ बैठ के उसकी डील फ़ाइनल करते हैं। और डील फ़ाइनल करने के बाद आप जब भी जो भी रकम तय होती है, आप कहते हैं कि हम इसका जो है 1/3 बयाना जो है वो हम तहरीर कर लें, और उसके बाद जो भी उसके बाद रजिस्ट्री करवा के जो है ये प्लॉट हमारे नाम मुंतकिल कर दिया जाए। अब जो भी प्रॉपर्टी, ये मैं उन प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ कि जो कि किसी सोसाइटी में फॉल नहीं करती, जो कि प्राइवेटली तौर पे मौजूद हैं हमारे इलाकों में, मैं उन प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हम सोसाइटी की प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो उनकी फ़ाइल्स वगैरह होती हैं, उनके लिए भी ऑफिस बना होता है जिनके पास उनका सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अब जो जिन बातों का ख्याल किया जाए वो बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जब आप मालिक से मिलें, मालिक से मिलने के बाद आप उसके साथ जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप में, जिसमें चाहे वो PT1 का रिकॉर्ड हो, चाहे वो रजिस्ट्री का रिकॉर्ड हो, चाहे वो फ़र्द का रिकॉर्ड हो, चाहे वो किसी फ़ाइल का रिकॉर्ड हो, वो सारी चीज़ें आप अपने सामने रखें उनसे लेकर, और ये देखें कि उस रिकॉर्ड जो सामने मौजूद है, आइदर आप उसी बंदे के साथ डील कर रहे हैं या आपका जो इकरारनामा मुआहदा बै यानी कि एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है वो आपका उसी बंदे के साथ होना चाहिए। जब आप उस बंदे को देख लें, उससे आपको ज़हनी तौर पे इस बात की यकीन दहानी हो जाए कि बिल्कुल हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसी बंदे से कर रहे हैं, तो फिर आप बाकायदा तौर पे उन डॉक्यूमेंट्स की भी वेरिफिकेशन करें। मुतलका इदारे में जाके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन नहीं देते, आपके कोई सोर्सेज मौजूद है, तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे जाके उनकी मुकम्मल तौर पे वेरिफिकेशन करें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको किसी पार्टी ने प्रोवाइड किए हैं, आइदर ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या फेक बनाए गए हैं। फिर सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जब आप किसी अदारे में जाके उसकी आप बाकायदा तौर पे वेरिफिकेशन करते हैं, तो वेरिफिकेशन के नतीजे में आपको उस प्रॉपर्टी की टोटल सूरत हाल का पता चल जाता है कि जिस बंदे के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो इस प्रॉपर्टी का मालिक रिकॉर्ड में मौजूद है या नहीं है, ये प्रॉपर्टी कहाँ से चली, किसके नाम पे हुई, कहाँ से ये प्रॉपर्टी इस बंदे के पास आई, इस बंदे के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं। इसके बाद जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर उस प्रॉपर्टी की बाबत किसी किस्म की कोई लिटिगेशन, कोई सिविल दीवानी दावा जो है अगर किसी अदालत में ज़ेर समाअत है, तो वो उन जो मुतलका डिपार्टमेंट हैं उनके पास हमेशा दर्ज होता है। तो वो वहाँ से आपको उस दावे के बारे में, आपको उस लिटिगेशन के बारे में पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूट वाली है कि ये डिस्प्यूट के बगैर है। फिर उसके बाद जब आप कब्ज़ा लेते हैं प्रॉपर्टी का, फिर आप ये स्पेसिफाई करें कि आइदर ये मैं उसी प्लॉट का आपको कब्ज़ा दिया जा रहा है कि जिस प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर जब आप एग्रीमेंट करें
तो एग्रीमेंट आप अपने सामने करवाएं, किसी बंदे को ये ना दें कि ये उस बंदे के से आके जाके साइन करवा लाओ। एट द टाइम ऑफ पेमेंट आप एग्रीमेंट करें। एग्रीमेंट करने के बाद जब भी आप एग्रीमेंट कर लें तो ये बात ध्यान में रखें कि जो भी इकरारनामा मुआहदा बै है, इस पे दोनों पार्टीज़ यानी ख़रीदार और बेचने वाले दोनों के साइन हर पेज पे मौजूद होने चाहिए। यानी कि एग्रीमेंट 3 सफ़ों का है, आप किसी एक अव्वल सफ़े पे सिर्फ सिग्नेचर ना करें और ना उससे करवाएं, आप बल्कि 2 सफ़ों पे सिग्नेचर करें। यानी कि जितने भी पेज हैं, 3 पेज हैं, तो 3 पेजेस पे भी आपके ख़रीदार के और बाया जो बेचने वाला है उसके सिग्नेचर जो है वो मौजूद होने चाहिए। उसके बाद आप उसमें हमेशा याद रखें आर्टिकल 79 QSO यानी कानून शहादत ऑर्डिनेंस का ये कहता है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पेमेंट इन्वॉल्व हो या जिसमें भी हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रिएट होती हो, उसके लिए 2 गवाह जो हैं वो ज़रूरी हैं। वो गवाह आपने बाकायदा तौर पे मेंशन करने हैं, कोशिश करें दोनों गवाह अगर आपके अपने ही हों, क्योंकि आपने तो पेमेंट दे रहे हैं और एक ह्यूज अमाउंट जो है वो सर्व कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप दोनों गवाही अगर आपके मौजूद हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने बाकायदा तौर पे ये बताया हुआ है कि जब भी कोई तहरीर करो तो उसमें 2 गवाह मौजूद होने चाहिए, यानी कि रकम के लेन देन के बारे में ख़ास तौर पे, और जिसमें एक मर्द और यानी 2 मर्द गवाह हो सकते हैं। अगर 2 मर्द अवेलेबल नहीं है तो 2 औरतें और 1 मर्द गवाह हो सकता है। तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। और इसी तरह लॉ में भी आर्टिकल 79 का QSO का यही कहता है कि जिस भी एग्रीमेंट में फाइनेंशियल लायबिलिटी मौजूद है तो उस एग्रीमेंट को तहरीर करने के बाद उसमें बाकायदा तौर पे 2 गवाह ज़रूर डालें। इसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। जब आप एग्रीमेंट तहरीर कर लें, दोनों पार्टीज़ की कंसेंट से एग्रीमेंट हो जाए, तो कोशिश करें कि वो जो एग्रीमेंट का अस्टाम है वो आपने ख़ुद निकलवाना है, किसी के ज़रिए नहीं निकलवाना, ख़ुद जाके निकलवाना है और जिस पे आपने एग्रीमेंट तहरीर किया हुआ है। और जब एग्रीमेंट तहरीर तकमील हो रहा हो तो कोशिश करें उसकी वीडियो या उसकी तस्वीर वगैरह आप मौके पे बना लें, ताकि आपके पास कोई ऐसी गुंजाइश ना बचे दूसरी पार्टी के पास कि वो उस एग्रीमेंट से इनकार कर जाए। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी एग्रीमेंट कंस्टिट्यूट हो, जब भी एग्रीमेंट लिखा जा रहा हो, तो वो अपनी मौजूदगी में एग्रीमेंट लिखवाएं। मौजूदगी में एग्रीमेंट लिखवाने के बाद उसको बार बार पढ़ें। जब आप पढ़ लेते हैं, जब आप मुतमिन हो जाते हैं कि इस एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकेशन, प्लाट का हदूद अरबा और प्लाट का खसरा नंबर, जो भी सरकारी रिकॉर्ड की चीज़ें हैं वो सारी इसमें डाल दी गई हैं, और उस बंदे का नाम, उसकी वल्दियत, हर चीज़ जो है वो उसके आईडी कार्ड के मुताबिक लिखी गई है। जो कंसिडरेशन अमाउंट तय हुई है वो कंसिडरेशन अमाउंट आपने लिख दी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये भी एक कानूनी नुक्ता है, कोशिश करें कि एग्रीमेंट की जो डेट ऑफ रजिस्ट्री है, अगर आपका मुआहदा तय हो चुका है और आप पार्टी पे बिल्कुल राज़ी हैं और आपको मुतमिन है इस लिहाज से कि ये जो रजिस्ट्री है ये हमें करवा के देंगे, ये भागेंगे नहीं, हमारी रकम को डबोएंगे नहीं, ये वो सारा जो भी प्रोसीजर आपको मुतमिन करता है हर लिहाज से, तो आपको चाहिए कि आप उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्री लिखें। अगर वो आपको डाउटफुल हो जाता है कि ये लोग जो हैं वो मुतमिन नहीं हो सकते और आप परेशान मतलब आपको लग रहा हो कि पार्टी जो है वो भागने वाली है, तो भी आप कोशिश करें कि अगर डेट लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ना भी लिखें तो उसमें ये होता है कि आपके पास एक वाइड स्कोप आ जाता है कि आप उसका जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है वो आप कभी भी फाइल कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी आपका टाइम ऑफ रजिस्ट्री जो भी उस पर मेंशन हो, उसमें अगर वो टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दे, वो कोई हीले बहाने करना शुरू कर दे, तो आप विद इन नो टाइम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा फाइल करें और दावा फाइल करते साथ ही उसका स्टे ग्रांट करवा के फ़ौरन से पहले वो स्टे जो है जो भी मुतलका ट्रांसफ़र के, आपको पता है कि अगर ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसका रिकॉर्ड पड़ा है प्रॉपर्टी का, उधर दर्ज करवाएं, अगर सब रजिस्ट्रार के पास पड़ा है उधर दर्ज करवाएं, यानी जो भी मुतलका इदारे हैं वहाँ पे आप उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो स्टे है वो लाजमी दर्ज करवाएं। उससे ये होता है कि जो मालिक है जिसने आपके साथ एग्रीमेंट किया होता है वो फर्दर उस प्रॉपर्टी को ना सेल कर सकता है, ना वहाँ से फ़र्द निकलवा सकता है। इसके बाद जब भी आपको ये महसूस हो कि ये बंदे जो हैं हमारे साथ 2 नंबरी कर रहे हैं, या आपने रिकॉर्ड चेक किया था, रिकॉर्ड में मोहम्मद अफजल वल्द खुर्शीद अहमद
यानी कि ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो बिल्कुल मोहम्मद अफजल वाला खुर्शीद अहमद ही था। अब आईडी कार्ड नंबर जो है वो भी टैली करें लाजमी, कि जो रिकॉर्ड के अंदर आईडी कार्ड नंबर है वही आईडी कार्ड आपको शो किया जा रहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात है कि जब भी अगर कोई पुराने और नए आईडी कार्ड का सिस्टम हो तो वो भी इसको भी वेरीफाई करें। ये सारी चीज़ें जब आप कर लेते हैं तो फिर आपका जो एग्रीमेंट है वो एक वैलिड एग्रीमेंट होता है। और जब भी आप महसूस कर लें कि हमारे साथ धोखा हो गया या जो जिसने आपके साथ एग्रीमेंट किया उसने जैली डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, तो विदिन नो टाइम आप उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन मूव करें। और एप्लीकेशन मूव करने के साथ ही आप उस जैली डॉक्यूमेंट और बोगस जो एग्रीमेंट किया है उसको भी साथ स्पेसिफाई करके उनके ख़िलाफ़ फ़ौरन ही दरख्वास्त मूव करके उनके ख़िलाफ़ पर्चा करवाएं। तो व्यूज़ यही सारी जो हैं लीगल हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं एग्रीमेंट्स की, और यही सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हम कोई भी एग्रीमेंट करते हुए माइंड में रखना चाहिए। क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी के बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, प्रॉपर्टी किसी के नाम पे होती है, एग्रीमेंट कोई कर रहा है। अब इसमें एक और भी चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि मोस्टली ये होता है कि जो प्रॉपर्टी आपको शो की जाती है तो ये कहा जाता है कि इस प्लॉट का जो है ये हमारे पास एक बाकायदा तौर पे हमारे पास एक पावर ऑफ अटॉर्नी है जो कि बाहर से किसी ने भेजी है। तो कोशिश करें कि आप उस पावर ऑफ अटॉर्नी को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से भी वेरीफाई करवाएं। इसके बाद आप जो पार्टी है जिसके नाम पे वो जगह है उस पार्टी के साथ डायरेक्ट रब्ता करने की कोशिश करें। और अगर वो पाकिस्तान में मौजूद है तो जो एग्जीक्यूट करवाने वाला पावर ऑफ अटॉर्नी, तो जब भी एग्रीमेंट करें कोशिश करें कि गवाहों में जिस बंदे के नाम पे वो प्रॉपर्टी है उसको बतौर गवाह रख के और फ़ौरन ही उसके साइन और थंब इम्प्रेशन लें, ताकि जब भी आपका एग्रीमेंट इस्तेमाल करें यानी कि कोर्ट का रुख करें। और अगर असल मालिक ये बहाना करता है कि जी मैंने तो ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी वो तो कैंसिल करवा दी थी और कैंसिलेशन के बाद इसने एग्रीमेंट किया है, तो इस सूरत में जब उसका खुद अपना साइन अंगूठा मौजूद होगा तो वो इस बात से नहीं फिर सकता कि ये एग्रीमेंट उसकी कंसेंट और उसकी मौजूदगी से हुआ है। तो ये बातें हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए। और इसी तरह आप हमारा चैनल देखते रहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम मज़ीद छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप आने वाले वक्त में हर किस्म की मुश्किल से बच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।